तो तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये दावा है गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है, क्योंकि अन्ना द्रमुक के साथ बीजेपी का तमिलनाडु में गठबंधन हो गया है। और ये कहा भी जा रहा था कि अगर ये दोनों पार्टियों का गठबंधन होता है तो ये डीएमके को चुनौती देने की स्थिति में थे। 2024 में ये अलग अलग होकर चुनाव लड़े तो उसका फायदा, पूरा का पूरा फायदा द्रमुक और उस गठबंधन को मिला। लेकिन समय रहते, समय से पहले ये लगता है कि इस डिसीजन को कैसे आप देख रहे हैं कि अभी अगले साल चुनाव होना है, और जिस तरह से जो दोनों पार्टियों के बीच में हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट हुए हैं, पहले जो एक सीएम वहाँ के पलानीस्वामी दिल्ली आए थे, गृह मंत्री से मिले थे, आज गृह मंत्री वहाँ पर जाकर के वो तमाम जो चीज़ें दोनों के पार्टियों के बीच में सहमति बन गई है। और इस सब एक शर्त थी शायद, जो ऐसी खबरें तो मतलब खुल के किसी ने नहीं कहा है, लेकिन एक शर्त ये भी थी कि अन्नामलाई को चाहते थे कि अन्नामलाई, चूँकि पिछली बार जब बीजेपी अकेले लड़ी थी तो उन्होंने अन्ना द्रमुक और जयललिता के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी उन्होंने की थी, जिससे अन्ना द्रमुक का कैडर या वहाँ के जो नेता थे नाराज थे, तो उनको केंद्र में शिफ्ट किया जा रहा है। और जो रास्ता था दोनों पार्टियों का गठबंधन होने का वो साफ हो गया है। और अमित शाह का दावा ये है कि वहाँ पर तमिलनाडु में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। आप कितना इसको देख रहे हैं, कितना सीरियस देख रहे हैं इसे? देखिए, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने अपने लिए थोड़ी सी जमीन बनाई थी जो कि नहीं थी, और दूसरी तरफ ये भी है कि अन्ना द्रमुक की भी जमीन वहाँ पर खिसकी हुई है, उसको भी एक मजबूत पार्टनर की तलाश है, जिससे बीजेपी के पास अपने संसाधन है, अन्ना द्रमुक के पास वहाँ पे अपनी पकड़ है, तो दोनों मिलकर वहाँ कमाल कर सकते हैं। और मुझको लगता है कि अगर डीएमके के 2 लगातार टर्म हो गए, अगर ये दोनों मिलते हैं, जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ती है, एआईडीएमके वहाँ पे मजबूत है, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और मुझको लगता है कि वहाँ पर बदलाव और होगा। थोड़ा दिख रहा है जो डीएमके पार्टी है सरकार में है, लेकिन बड़े बेचैन से दिख रहे हैं। वो वहाँ के जो स्टालिन जो सीएम हैं काफी बेचैन हो, बार बार जो मुद्दा भी हुआ आया नहीं है, डिलिमिटेशन का मुद्दा उठा रहे हैं, इसको लेकर के अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी हमारा राइजिंग भारत में गृह मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि अभी तक तो डिलिमिटेशन एक्ट के लेकर कुछ हुआ ही नहीं है, तो अभी इसको क्यों किस तरह से उठाया जा रहा है कि भाई तमिलनाडु के साथ ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। तो जिस तरह से स्टालिन एंटिसिपेट करके मुद्दे बना रहे हैं, कभी हिंदी वर्सेस तमिल, कभी कुछ कर, जबकि वहां पर हिंदी को लादा नहीं गया, वहां भी 3 लैंग्वेज का ऑप्शन है जो पहले चल रहा है, कोई प्रॉब्लम कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन, तो इसे बेचैनी तो दिख रही है। और 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी आसान नहीं होता। भ्रष्टाचार के काफी मामले आए, कई मिनिस्टर्स फंसे हैं वहां पर, वो जांच में उनके खिलाफ जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं पर डीएमके की जमीन खिसकी हुई है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्टालिन के पास वो करुणा निधि वाली वो जो जादू था ना, वो नहीं है, इनके पास तो नहीं है। तो इनको मिला, सत्ता तो मिल गई और लगातार अभी सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन इस बार पिछली बार फायदा मिला है 2024 में, जब बीजेपी एआईएडीएमके अलग, जबकि एआईएडीएमके अगर वोट परसेंटेज आप देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छे आए थे, हारी जरूर हारी है, लेकिन माइनस जयललिता भी उनका जो वोट परसेंटेज अच्छा है। और बीजेपी 2024 में का जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पर 11% वोट अकेले लेकर के आई, अपने आप में भी बहुत सिग्निफिकेंट है, जहां पे पार्टी लड़ा था। तो मिलाजुला के अगर दोनों का वोट परसेंटेज अगर इंडिया का देखते हैं, एआईडीएमके और बीजेपी का मिलाकर वो 30+ हो जाता है। और छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, और एक इनकी और कोशिश चल रही है कि जो विजय हैं, जो बहुत मशहूर एक्टर हैं, उनको भी, जबकि विचारधारा उनकी बिल्कुल अलग है, वो एंटी बीजेपी से बिल्कुल अलग रास्ते पे चलते हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि विजय को भी प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो जो हमारे साउथ के सुपर स्टार हैं, मैं जिसको जो कि पर्दे पे लार्जर देन लाइफ कहे जाते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, अगर याद आता है तो मैं फिर आपको बताऊंगा। उनकी सिंपैथी पहले से बीजेपी के साथ है, और उनका एक बहुत बड़ा रजनीकांत, हाँ रजनीकांत, बिल्कुल वो नाम बिल्कुल अचानक मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा था। तो रजनीकांत का एक बहुत बड़ा वहाँ पे आधार है, उनके अपनी जड़ें हैं बीजेपी के प्रति, वो पार्टी बनाते बिल्कुल। और इसलिए क्योंकि बीजेपी के प्रति वो काफ़ी सिंपैथेटिक हैं, उनकी विचारधारा, उनकी बातें बीजेपी के काफ़ी करीब भी हैं। तो देखिए, बीजेपी को असल में वहाँ पे एक अच्छे पार्टनर की तलाश थी, और ये जो समझौता हो गया है, ये समझौता वाकई डीएमके की नींद हराम कर देगा, क्योंकि डीएमके को इसमें कोई चुनौती देने वाला नहीं था। एआईडीएमके के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जयललिता के बाद वहाँ पर उनके पास कोई फेस नहीं था। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि मोदी को वहाँ भी पसंद किया जाता है, वो जहाँ भी भाषण देने जाते हैं लोग उनको पसंद करते हैं। तो मोदी हैं, एआईडीएमके है, बीजेपी का गठबंधन है, रजनीकांत हैं, दूसरी छोटी मोटी पार्टियाँ हैं,
निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कुछ वहां पर चुनाव में होने वाला है, लग भी रहा है। और ये सबसे सिग्निफिकेंट संजय जी ये भी है कि ये एक काफी समय रहते हुए किया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट किया कि जब ये शिवसेना से अलग हुए, बीजेपी का भी एक लिमिटेड उस समय हुआ करता था, उसका जो जनाधार था, इन्होंने वहाँ जब शिवसेना उद्धव ठाकरे जब छोड़कर चले गए तो इसके बाद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वहाँ हुआ था। और मेरे ख्याल से यहाँ भी तमिलनाडु में भी जो चीज़ें हालात जो हुए थे, बीजेपी को खड़ा होने का मौका दे दिया। अदरवाइज अगर बीजेपी 11% वोट अगर बीजेपी का नहीं होता, ये तब एआईडीएम के साथ समझौता हुआ होता, तो स्थिति कुछ और होती। तो बीजेपी बहुत ही नॉन सिग्निफिकेंट प्लेयर की तरह होती। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी नो डाउट अभी अगर भी सेकंड पार्टी अगर कहें बड़ी पार्टी तो डीएमके के बाद एआईडीएमके हैं, लेकिन आज बीजेपी के बिना वहां पर वो चीजें हो नहीं सकती हैं। इस बात को एआईडीएमके बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। उनको समझ में आ रहा है कि बिना बीजेपी के साथ गया उनका भी काम नहीं होने वाला है। तो काफी दोनों का पहले भी दोनों के बीच में गठबंधन रहा है, तो एक बड़ा अच्छा। और ऐसे भी बीजेपी के लिए साउथ, क्योंकि कर्नाटक को छोड़ करके बाकी स्टेट में बहुत ज्यादा जनाधार इनका नहीं रहा है, तो ये तमिलनाडु इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है केरला में पहुंचने से पहले इनको तमिलनाडु का जो किला है वो फतह करना इनके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि अगर तमिलनाडु में और अच्छा करते हैं तो ये काफ़ी हद तक साउथ को जो साधने वाला काम है वो साध सकते हैं, क्योंकि उससे एक बड़ा जो सिंबल है, एक जो मतलब क्या कहा जाए सिग्नल जो जाता है, वो सिग्नल जाएगा कि अब देखो यहाँ पर तमिलनाडु में बीजेपी मजबूत हो गई है। और उससे जो एक दूसरी सिंपैथी फैलती है आसपास, साउथ की पॉलिटिक्स अलग तरीके से चलती है, वहाँ पर बीजेपी फिर अपना आधार बना सकती है। और उसको एक जो पार्टनर चाहिए था, वाकई वो पार्टनर उसको इसमें मिल गया है। एआईडीएमके उसके लिए एक अच्छा पार्टनर है। और दक्षिण वो इलाका है संजय जी बीजेपी के लिए, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 1977 में भी जब उस समय इंदिरा गांधी बुरी तरह चुनाव हारी थी, तो जो उनकी जो सीटें आई थी 150 के आसपास मेरे ख्याल से आई थी, वो साउथ का सबसे बड़ा रोल रहा था। जब 2004 में जो 2014 में भी कांग्रेस जब हारी है या 2019 में भी, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें साउथ से ही आई हैं। तो अब बीजेपी का जो टारगेट है, अगर जो बार बार बीजेपी ये कहती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत जो उनका एक वो रहा है, बिना साउथ में वो साउथ में जब बीजेपी के आए बिना ये तो मुश्किल लग रहा है। बाकी स्टेट देखिए, पश्चिम हो उत्तर हो, हर जगह इन्होंने कांग्रेस को, या ईस्ट में ऑलरेडी कांग्रेस खत्म है। अगर साउथ में बीजेपी का अगर तमिलनाडु में अगर आके बढ़ते हैं, उसके बाद अगर केरला, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी का अच्छा ठीक ठाक जनाधार बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर उनकी सरकार चल रही है। कर्नाटक में इनका जनाधार कभी कांग्रेस आ रही हो तो ऑलरेडी वहां पे है। तो मिला जुला के तमिलनाडु बहुत सिग्निफिकेंट है। और आज का ये छोटी सी बात है, गठबंधन होना और समय पे गठबंधन होना, कहीं ना कहीं पे अगर अमित शाह अगर ये दावा करते हैं कि वहां पर डीएम अगर इंडिया की सरकार बन रही है, तो उसमें वजन तो दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल वजन दिख रहा। देखिए, दो चीज़ें, एक तो बीजेपी को अभी तक साउथ की पार्टी कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट में भी इनका था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट बहुत ऐसा नहीं माना जाता है। ये कहा जाता था कि वो साउथ में तो बीजेपी अभी है नहीं। तो इस गठबंधन के बाद और तमिलनाडु की जो राजनीति है और चुनाव जब हो जाएंगे, तो अगर वहाँ पर चीज़ें बदलती हैं, जो कि बदलेंगी ही लग रहा है, तो बीजेपी ये दावा कर सकती है कि नहीं, अब हम केवल नॉर्थ के नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के नहीं है, हम पैन इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमारा असर हर जगह है। और दूसरा ये भी है कि अब इसमें कांग्रेस को बड़ा मनोवैज्ञानिक तौर पर एक झटका मिलने वाला है। झटका दिख रहा है कि भाई अगर बीजेपी वहां पहुंच गई है, एआईडीएमके के साथ वहां लड़ी है, तो अब वो क्या करेगी, कैसे टाई अप करेगी, क्योंकि इसकी जड़ें कांग्रेस की साउथ में भी ऐसा नहीं, पार्टी जरूर है लेकिन दरक रही है। हाँ, जड़ें उसकी केरल में भी उनकी हालत और खराब होती जा रही है, जबकि 10 साल से वहां पर लेफ्ट की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद जो कांग्रेस के लिए स्थिति थी इस बार जो दिख रही थी कि वहां पर तो एक बार सरकार बदलते हुए एलडीएफ और होता यूडीएफ और यूडीएफ का, लेकिन इस बार जो चीजें फिर से 2 बार लगातार सरकार बनी है एलडीएफ की। लेकिन इस बार भी जो स्थिति है वहां पर उनके जैसे नेता है शशि थरूर, उनसे मतलब कांग्रेस में जिस तरह से उनके हालात जो दिख रहे हैं, बाकी पे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है वहां का भी बहुत अच्छे हालात नहीं है। अगर ऐसे में अगर तमिलनाडु में एनडीए को, बीजेपी प्लस को अगर अच्छी सफलता मिलती है, तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस की आखिरी जड़ जो है वही साउथ में बचा हुआ है। तमिलनाडु सबसे बड़ा स्टेट है साउथ का, वैसे भी वहाँ पर लोकसभा में 39 सीट में एक भी सीट, सोचिए बीजेपी की जो पिछली बार जितनी भी सीटें आई हैं वहाँ पर एक भी सीट तमिलनाडु से नहीं आई है। तो तमिलनाडु में अगर बीजेपी बढ़ती है तो फायदा तो उसका होगा। वैसे भी आप देखिए तो जिस तरह से बीजेपी ईस्ट से साउथ की तरफ जा रही थी, तो बंगाल में भी जड़े जम गई। बीजेपी अभी भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उड़ीसा में इनकी सरकार बन गई है, तो उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिए मत। उड़ीसा देखिए साउथ का गेट है, साउथ अगर वहाँ ईस्ट से अगर साउथ की तरफ जा रहे हैं तो उड़ीसा का एक तरफ साउथ से जुड़ा हुआ, एक तरफ ईस्ट से जुड़ा हुआ, तो उड़ीसा में इनकी सरकार बनने का भी फायदा मिला है। और तमिलनाडु में भी अगर जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी एक सिग्निफिकेंट है। आज का जो गठबंधन हुआ है इस पर फाइनलाइज अगर उन्होंने कर लिया है तो कहीं ना कहीं पर, और बार बार बीजेपी का जो पूरा फोकस भी मुझे दिख रहा है कि साउथ बहुत, तमिलनाडु खास करके बहुत ज़्यादा है। और जो डीएमके
भाषा को लेकर के या डिलिमिटेशन को लेकर जो बिना एजेंडा को जो एजेंडा बनाने की कोशिश, कहीं ना कहीं पे वो कमजोर पड़ती दिख रही है। वो उसमें स्टालिन बहुत वो बना नहीं पाए, उन्होंने बाकी स्टेट्स को भी शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन मुद्दा वो बन नहीं पा रहे जितना वो करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो बात यह है कि स्टालिन को 2 टर्म हो गए हैं और करुणानिधि जब तक थे, करुणानिधि के एक अलग ऑरा था वहाँ पर। उन्होंने पार्टी बनाई थी, वो ज़मीन से उठ कर के वहाँ तक आए थे, चीज़ों को समझते थे, लोग उनके करीब थे। वो चीज़ तो नहीं है, डीएमके के साथ भी नहीं है। दूसरा, 10 साल जब आप शासन में रहते हैं तो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर जो होता है वो साफ साफ हाई है। दूसरे, स्टालिन का अपना परिवार हमेशा वहाँ पर विवादों में होता है, भ्रष्टाचार के उसके ऊपर आरोप लगते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी मैं अभी तक देख पाया हूँ कि बीजेपी बहुत धीरे धीरे अपने को एक एक कदम चला करके मजबूत करती है। बंगाल में यही दिखा, कर्नाटक में यही दिखा, उड़ीसा में आप देखिए कि नवीन पटनायक लगातार 4 टर्म मुख्यमंत्री रहते हैं और बीजेपी वहाँ पर लगातार धैर्य 25 साल रहते हैं और बीजेपी लगातार धैर्य के साथ एक एक कदम वहाँ पर रखते हुए आगे बढ़ती है। और इस बार भी ऐसा लग नहीं रहा था कि सरकार नहीं बनेगी वहाँ पर। और वही चीज अब मुझको लग रहा है कि वही स्ट्रेटजी वो साउथ में अपनाने जा रहे हैं। तो ये बीजेपी की ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है कि वो हर नट बोल्ट को प्रॉपर्ली कसते हैं, भले उसमें समय लगे लेकिन वो कसते हैं। देखिए कि एक चुनाव, लोकसभा चुनाव एआईडीएमके से अलग होकर लड़े, अपना एक आधार बनाया और उस आधार के बेसिस पर अब एआईडीएमके के साथ उनको पता चल गया कि भैया अगर इस विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ते हो तो फायदा डीएमके को मिलना है, कि डीएमके एंटी इनकम्बेंसी को अगर बीट कर सकती थी डीएमके तो सिर्फ बीजेपी वो उसको फायदा इसी में दिख रहा था कि एआईडीएमके बीजेपी अलग अलग लड़े। लेकिन आज का जो ये गठबंधन हुआ है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगर अमित शाह अगर ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर इंडिया की सरकार बनेगी तो इस दावे को आप कम से कम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या होगा नहीं होगा भविष्य की बात है, लेकिन यहाँ से बीजेपी ने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया है एआईडीएमके के साथ गठबंधन करके और जो आने वाले चुनाव में इनको काफी फायदा मिलेगा। ये काफी मजबूत राजनीतिक दांव है और एक मतलब ये जो ऐसा दांव इस समय बीजेपी ने खेला है जिसके आगे दूसरी पार्टियां अब चकित भी होंगी और सोचेंगी भी कि अब करें क्या, क्योंकि आसान नहीं है अब तमिलनाडु का चुनाव। तो वही है कि आज का आज जो फैसला हुआ है और आज जो अमित शाह ने जो ऐलान किया है ये आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। और चुनाव अगले साल होने हैं और अगले साल जिसमें बंगाल और केरल के चुनाव होंगे तो जो बीजेपी के जो सबसे जो कमज़ोर कड़ियाँ जिसको कहते हैं कि बीजेपी का अभी भी हो किला वो जो जहाँ चाहिए, बंगाल में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं लेकिन अभी भी ममता बनर्जी को हराना बाकी है। तमिलनाडु की तरफ भी बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी 2 जगह बंगाल और तमिलनाडु में बहुत मजबूती से लड़ने जा रही है और इनके चांसेस भी हैं। लेकिन तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तमिलनाडु अगर इंडिया की सरकार बन जाती है तो ये बीजेपी के लिए बीजेपी के पॉलिटिक्स में आने वाले टाइम को काफ़ी इससे मजबूती मिलेगी जिसका फ़ायदा लोकसभा में भी और बाकी स्टेट्स अगर आता है तो उसका तो फ़ायदा है ही वगैरह।